मेरा नाम माधुरी है। मेरे पापा एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे। मेरे पापा एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनके बीमार हो जाने के कारण हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थीं। यहाँ तक कि मेरे पापा बिस्तर से लग गए थे और हमारे घर में पैसे आना बिल्कुल बंद हो चुके थे। हम लोग बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे। घर के हालात देखते हुए मेरी मम्मी ने पार्लर में नौकरी करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी मम्मी मुझे भी अपने साथ जबरदस्ती पार्लर लेकर गईं, लेकिन वहां जाने के बाद तो मैं चौंक गई थी। मैं हमेशा से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शायद मेरा खूबसूरत होना ही मेरे भाग्य के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात थी। कभी कभी खूबसूरत चेहरा हमारे लिए बदनसीबी लाता है। मेरी खूबसूरती भी मेरी जिंदगी पर एक दाग की तरह बन गई थी, क्योंकि इस खूबसूरती ने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया था जिसके बारे में कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी मैं। शायद यही वजह थी कि मेरे पापा की सारी मोहब्बत और सारा ध्यान सिर्फ हमेशा मुझ पर ही रहता था, और वो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते थे। उनकी परेशानी के पीछे आखिर क्या वजह थी, इसका आइडिया मुझे कभी नहीं हो सका था। लेकिन ये परेशानी हमेशा नहीं रही थी। जब मैं 14 साल की हुई, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे हैं। मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पापा के मुकाबले थोड़ा कम ही किया करती थी। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे पापा करते थे। कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, और फिर मैं उनकी परेशानी की वो हर वजह समझ गई थी। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। जब मुझे मेरी मम्मी अपने साथ पार्लर लेकर गईं, तो वहां जाते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि जब मेरी मम्मी ने मेरे साथ वो किया जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। पापा जब नौकरी से वापस आए तो वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मेरे पास बैठकर वो धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगे, जिन्हें सुनते सुनते मैं बड़ी हो गई थी। अब तो मुझे इन बातों का मतलब ही समझ नहीं आता था कि पिछले 7-8 महीने से मेरे पापा मुझे एक ही बात कह रहे हैं। हालांकि वो मुझसे इस बात को पहले भी कई बार कह चुके थे, लेकिन वो कभी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुए थे जितना अब इन 7-8 महीनों में रहने लगे थे। लेकिन पापा ने फिर से धीरे धीरे वही बात बतानी शुरू कर दी, और साथ ही मुझे अपने गले से भी लगा लिया था। मैं धीरे धीरे नींद में खो गई थी, लेकिन मेरे कानों में अभी भी पापा की हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। रोज की तरह जब अगली सुबह भी मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अकेली थी। मैं समझ गई कि दिन निकल आया है। बाहर से मुझे पापा और मम्मी की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे पापा की तबीयत मुझे काफ़ी दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। आज भी मुझे लग रहा था कि जैसे उन्होंने काम से छुट्टी ले ली है और वो काम पर नहीं गए हैं। मैं कमरे से बाहर गई और जाते ही मैंने मम्मी से नाश्ते के लिए कहा। मम्मी ने मुझे नाश्ता दिया। फिर मैंने पापा से पूछा, आज आप काम पर नहीं गए? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। तुम भी आज घर में ही रहना, कहीं नहीं जाना, घर से बाहर मत निकलना। लेकिन मुझे अपने पापा की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई थी कि मैं तो घर से बाहर कभी जाती ही नहीं थी। यहाँ तक कि इन दिनों मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थीं। तब हम दोनों बाप बेटी के बीच मम्मी भी आकर बैठ गईं और हमसे बातें करने लगीं। मम्मी ने पापा से कहा कि आज मैं मार्केट जाऊंगी, इसीलिए चाहती हूँ कि माधुरी को भी अपने साथ ले जाऊं। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाने का बड़ा शौक था। मैंने खुशी खुशी अपने मम्मी से कहा, हाँ मम्मी, मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगी, मैं भी आपके साथ मार्केट चलूंगी। मेरी ये बात मैंने कही ही थी कि फौरन ही पापा ने मुझे घूर कर देखा और कहा कि मैंने कहा है ना, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। मैं अपने पापा से कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे फिर से डांट दिया, पर इशारे से कहने लगे, बस खामोश हो जाओ। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि पापा ने मुझे मम्मी के साथ जाने के लिए मना क्यों कर दिया है। हालांकि इन दिनों मैं नोटिस कर रही थी कि पापा मुझे मम्मी के साथ घर से बाहर निकलने के लिए मना करते रहते थे। यहाँ तक कि वो स्कूल भी मुझे खुद ही छोड़ने जाते और लेने भी खुद ही आते थे, जबकि पहले मुझे मम्मी स्कूल छोड़ने जाती थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं मम्मी के साथ कहीं भी जाऊं, और तो और वो घर के नंबर पर कॉल करके बार बार मेरे हालचाल पूछते रहते थे। मुझे इन 7-8 महीनों में पापा के अंदर काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा था। उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र थी
इसीलिए मैं खामोश हो गई और नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में आ गई। जबकि मम्मी भी इन दिनों घर से बाहर बहुत ज़्यादा जाने लगी थी। मैं गौर करती थी कि जब पापा घर में होते तो मम्मी कहीं नहीं जाती थी, या फिर उन्हें जहाँ भी जाना होता वो पापा को बता दिया करती थी। लेकिन जब पापा घर से बाहर होते तो मम्मी तैयार होकर घर से निकल जाती थी और मुझे भी नहीं बताती थी कि वो कहाँ जा रही हैं। यहाँ तक कि इस बारे में वो पापा से भी कोई बात नहीं करती थी और मुझे कह दिया करती थी कि इस बारे में अपने पापा को कुछ मत बताना कि मैं उनके पीछे घर से बाहर गई हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हमारे घर में क्या हो रहा है। तबीयत खराब होने की वजह से पापा ज़्यादातर छुट्टियां ही कर रहे थे। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई और यही सारी बातें सोच रही थी। मेरा मार्केट जाने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि मुझे मार्केट गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं सोच रही थी कि अगर किसी टाइम भी पापा किसी काम के लिए घर से बाहर गए तो मैं मम्मी से कहूँगी कि चलो हम दोनों मार्केट चलते हैं। इस तरह मम्मी का भी काम हो जाएगा और मेरा भी, और पापा को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही देर में पापा की आवाज़ घर में गूंजने लगी। वो मम्मी से सख्ती से बात कर रहे थे। पता नहीं दोनों के बीच क्या मैटर था, लेकिन मम्मी पापा से कह रही थी कि तुम तो मुझे बुरा समझते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की दुश्मन हूँ। कोई माँ भला अपनी बेटी की दुश्मन कैसे हो सकती है? तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी है वो सिर्फ एक गलतफहमी है। मैं भी माधुरी से इतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम करते हो, लेकिन पता नहीं तुम अपनी बेटी के दिमाग में मेरे बारे में क्या क्या डाल रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम रात को उसको पट्टियाँ पढ़ाते हो। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। ये मम्मी ठीक ही तो कह रही थी। ये बात सच है कि पापा को यही लगता था कि मम्मी मेरी दुश्मन है, लेकिन ऐसा क्यों? वो तो मेरी माँ थी, उन्होंने मुझे जन्म दिया था। माना कोई भी माँ अपनी बेटी की दुश्मन कैसे हो सकती है? मगर इन 7-8 महीनों से मैं देख रही थी कि पापा मम्मी के खिलाफ जहर ही उगल रहे थे। हालांकि इससे पहले बस वो उनके साथ नॉर्मल सा बिहेव करते थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहते थे, लेकिन अब तो वो उनके साथ दिन व दिन और ज़्यादा खराब बिहेव करने लगे थे। पापा ने मम्मी की कभी कोई तारीफ भी नहीं की थी और ना ही वो उनके साथ ज़्यादा प्यार भरी बातें करते थे। जबकि मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी। मोहल्ले के लोग कहते थे कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी बेटी भी तुम पर ही गई है। वैसे तो मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे। उनका रंग बिल्कुल साफ था और उन्हें देखकर नहीं लगता था कि वो शादीशुदा हैं। कुछ लोग मुझे मेरे पापा की तरह बताते थे तो कुछ मम्मी की तरह बताते थे। मैं जैसी भी थी तो अपने माता पिता की औलाद ही। अब औलाद जैसी भी हो, जाती तो अपने माँ या बाप पर ही है। मम्मी के ज़्यादा शोर मचाने पर पापा की तरफ से बिल्कुल खामोशी छा गई थी। मम्मी की बात पर पापा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मम्मी काफ़ी देर तक इसी तरह से गुस्से में पापा को बातें सुनाती रहीं, जबकि पापा भी बहुत गुस्से में थे। तभी अचानक मुझे घर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जिससे साफ लग रहा था कि पापा घर से जा चुके हैं। पापा के जाते ही मैं फ़ौरन कमरे से निकल गई और मम्मी के पास पहुंच गई। मैंने देखा कि अपने पति से झगड़ा करने के बाद मेरी मम्मी की आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बल्कि वो तो अपने पति के घर से जाने के बाद शीशे में देखकर लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे अचानक ये सब कुछ बड़ा ही अजीब लगा था। जैसे ही मम्मी को ये महसूस हुआ कि मैं पीछे खड़ी हुई उनको देख रही हूँ, उन्होंने पलट कर देखा और अपनी आंखों में फौरन ही आंसू ले आईं। ये आंसू मुझे असली नहीं लग रहे थे और मेरे सामने ऐसी शक्ल बना ली जैसे कि उन्हें अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। मम्मी मुझे देखते हुए कमरे से बाहर निकल गई थीं। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई। इसी तरह से मुझे अपने कमरे में पढ़ाई करते हुए रात हो गई थी और फिर रात तक मेरे पापा घर नहीं आए थे। लगभग आधी रात का टाइम था जब पापा घर आए। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो मैंने ही दरवाज़ा खोला था, क्योंकि मुझे अपने पापा की बहुत फिक्र हो रही थी और मैं उनके घर आने का इंतज़ार कर रही थी। पापा घर आए तो वो मुझे कमरे में लेकर चले गए और मुझे देखते ही पापा ने फिर वही बात दोहराई। वो कहने लगे, देखो बेटी, मैं तुम्हें आज ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि तुम कभी भी अपनी माँ की किसी भी बात में मत आना। अगर वो तुम्हें घर से बाहर कहीं लेकर जाए तो उसके साथ कभी भी मत जाना और ना ही तुम्हें अपनी मम्मी से ज़्यादा बातचीत करने की कोई ज़रूरत है। मैंने हकलाते हुए अपने पापा से पूछा,
कि आखिर आपका इन सब बातों से क्या मतलब है? क्यों आप मुझे मम्मी से दूर रखना चाहते हो? मम्मी तो बहुत अच्छी हैं और मुझे कितना प्यार करती हैं। हर बेटी अपनी माँ को अपनी माँ ही नहीं, बल्कि उसे अपनी सहेली भी समझती है। जबकि मेरी मम्मी का बिहेवियर तो मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है और उन्होंने कभी मेरे साथ किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं की। लेकिन आप तो मुझे मम्मी के साथ कहीं जाने ही नहीं दे रहे हो, जबकि मम्मी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरे सारे काम भी खुद करती हैं, मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर देती हैं और मेरे कपड़े भी धोती हैं। मैंने नोटिस किया था कि पापा की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। उन्होंने भीगी हुई नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे कि वो तुम्हारी सहेलियों की माएँ हैं, इसीलिए वो अपनी बेटियों की फिक्र करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। लेकिन ये औरत तुम्हारी मम्मी कहलाने के काबिल नहीं है, इसलिए बेहतर है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे हमेशा याद रखना। ये जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, इसके पीछे भी उसका कोई मतलब छुपा हुआ है और मैं डरता हूँ कि किसी दिन ये अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। इतना कहकर पापा खामोश हो गए और मैं बस उनके चेहरे को देखती रही, जिसमें सदियों की थकान थी। वो बीमार नजर आ रहे थे। ऊपर से ना जाने किस बात की परेशानी हर टाइम उन पर सवार रहती थी। मैंने कभी भी मम्मी को बुरा नहीं समझा था। वो अगर पापा से झगड़ा भी करती तो सिर्फ इसी बात पर करती थी कि पापा मुझे उनसे दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं। लेकिन इसके अलावा तो मम्मी ने कभी पापा के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मेरी एक फ्रेंड की मम्मी तो अपने पति से बहुत डिमांड करती थी और छोटी छोटी बातों पर अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, यहाँ तक कि अपने पति पर शक भी करती थी। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने कभी पापा से झगड़ा नहीं किया था और ना ही कभी उन पर शक किया था। उनके और पापा के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, इसे मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। लगातार कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात जरूर आ रही थी कि अगर मम्मी बुरी होती तो वो मेरा इतने अच्छे से ख्याल क्यों रखती। मुझे बैठा हुआ देखकर पापा कहने लगे, बेटी तुम्हें सुबह स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल तुम्हें स्कूल जाना है और सुबह जल्दी उठना है, इसलिए तुम सो जाओ ताकि तुम्हारी सुबह जल्दी आँख खुल सके। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कामयाब बनो, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आधी से ज़्यादा जिंदगी इस तरह की नौकरी करते हुए गुजार दी। लेकिन तुम कभी भी बिना पढ़े लिखे लाचार ना रहना, अपनी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा उठाना और अपना खूब नाम रोशन करना। मैंने अपने पापा से कहा कि जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। पापा मेरे कमरे से चले गए थे और फिर मैं लाइट बंद करके सो गई थी। मैं 14 साल की होने वाली थी और सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरे पापा एक मामूली नौकरी करते थे। उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो मुझे किसी भी तरह से पढ़ा रहे थे। प्राइवेट स्कूल को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ूं। उनका कहना था कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती, बाद में तो उन्हें चूल्हा चौका ही करना होता है। अगर बेटा होता तो उसे मैं भी खूब पढ़ाई में सपोर्ट करती, जबकि तुम्हारे पिता तो तुम्हें पढ़ा लिखा कर सिर्फ तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं। एक ना एक दिन तुम्हें वैसे भी विदा होकर अपनी ससुराल चले जाना है और वहाँ पर पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। वहाँ पर तो तुम्हें घर गृहस्थी ही संभालनी है। ये तो मेरे पापा की जिद थी कि वो हर हाल में मुझे शिक्षा दिलवाना चाहते थे, इसीलिए पापा ने खुद मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया था और वहीं पर मेरी काफ़ी सहेलियां भी बन गई थीं। मैं बहुत खुशी खुशी स्कूल जाती थी, क्योंकि अपनी सहेलियों से मिलकर अपने घर की परेशानियों को भूल जाने से मुझे कुछ सुकून मिलता था। अगले दिन मैं सुबह उठकर तैयार होते ही अपने पापा के साथ स्कूल चली गई। हमारा पहला पीरियड कंप्लीट हो गया तो टीचर जा चुकी थी। तब मुझे अपनी सहेलियों से बातें करने का मौका मिल गया। मेरी कुछ सहेलियां अपने घरों की बातें बताने लगीं कि उनके मम्मी पापा ने उन्हें कपड़े दिलाएंगे, तो किसी ने दशहरे पर मेले में ले जाने की बात कही थी। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे पापा को इतनी फुर्सत ही नहीं होती थी कि वो मुझे कहीं लेकर जाएं। और अगर मेरी मम्मी मुझे कहीं लेकर जाने की कोशिश करती थी तो पापा उनको भी मना कर दिया करते थे। पापा तो मुझे मम्मी के साथ हर जगह जाने से ऐसे मना करते थे जैसे वो मुझे कहीं छोड़ आएंगी या फिर मैं खुद उनके साथ कहीं जाकर गुम हो जाऊंगी। मेरी सहेली शालिनी मुझसे पूछने लगी, तुम दशहरे की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ कहाँ घूमने जाओगी? तो मैंने मुस्कुराकर झूठ का सहारा लिया और कहा
कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अब की बार दशहरे की छुट्टियों पर हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सुनकर मेरी सहेलियां हैरान हो गईं और कहने लगीं, हर बार तुम्हारे मम्मी या पापा की तबीयत ही खराब हो जाती है, तुम तो कहीं जाती ही नहीं हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मैंने अपनी सहेलियों से झूठ बोला था। अब तो वो मेरी इस आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थीं। वो सभी हंसकर मेरा मजाक उड़ाने लगी थीं। उन लोगों को हंसता हुआ देखकर मेरा दिल धड़कने लगा था और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब मेरे मम्मी या पापा में से कोई भी मुझे कहीं लेकर जाता ही नहीं था, तो फिर मैं इन लोगों से क्या कहती। लेकिन फिलहाल दशहरा आने में अभी 2 महीने थे और 2 महीने तक तो ये सब लोग मेरी कही हुई बात को भूल जाएंगी। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजर गए थे और मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई थी। मैं अपने स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो तो मुझे लेने आते थे। लेकिन आज तो मुझे अपने पापा का इंतजार करते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। स्कूल की सारी लड़कियां अपने अपने घरों को जा चुकी थीं और मैं बाहर गेट पर ही खड़ी हुई अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। मगर आज अभी तक मेरे पापा स्कूल नहीं आए थे। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने आज पापा को क्या हो गया है कि वो आए ही नहीं हैं। मुझे लगा कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो हर रोज ही मुझे लेने आते थे। फिर मैंने भी समझदारी दिखाई। मेरे पास पैसे थे, मैं रिक्शा करके अपने घर को चली गई। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे ऊपर जैसे परेशानियों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, माधुरी, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पापा के साथ अस्पताल गई हुई हैं। अभी अभी अस्पताल से मेरे पास फ़ोन आया था। सुना है कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। पड़ोसन की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अस्पताल हमारे गांव में नहीं था, बल्कि बराबर वाले गांव में था और उसमें भी कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। पापा की तबीयत तो काफ़ी दिनों से खराब थी। गांव में अस्पताल ना होने की वजह से ही उनका इलाज नहीं हो सका था और आज भी पता नहीं पापा को क्या हुआ था जो उन्हें दूसरे गांव में ले जाना पड़ा। पड़ोसन की बात सुनकर मैं रोने लगी थी, क्योंकि पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और आज सुबह ही जब मैंने अपने पापा को देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुरझा चुके हैं। मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी, तभी अचानक मुझे घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ भागी तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। अस्पताल से उन्हें घर ले आया गया था। मेरे पापा को पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनका शरीर कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। मेरे पापा अब सारा दिन बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। मैं अपने पापा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। मम्मी ने मुझे समझाया कि भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं। पापा पूरी तरह से लाचार हो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने बोलना भी छोड़ दिया था। वो जिंदा लाश बनकर रह गए थे। जितना भी जुड़ा हुआ पैसा था वो सब कुछ पापा के इलाज पर लग गया था। अब तो उन्होंने नौकरी करना भी छोड़ दिया था। घर में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती चली जा रही थीं। पापा चाहते थे कि मैं मम्मी के साथ ज़्यादा बातचीत ना किया करूं, लेकिन अब पापा की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मम्मी के अलावा मेरा कोई सहारा भी तो नहीं था। रोज अपने पापा की मुझे फिक्र लगी रहती थी और मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दे, वो पहले जितने फिट हो जाएं। मोहल्ले के लोग भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं सिर्फ 14 साल की थी और अब मेरी मम्मी ही मेरा सहारा थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत परेशान रहने लगे थे। हर कोई मेरी मम्मी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब पति बीमार है तो तुम्हें ही नौकरी करने के लिए निकलना होगा। और फिर परेशानी भरी हालत में मम्मी ने नौकरी करना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी ब्यूटिशियन का काम जानती थी, इसीलिए उन्होंने पार्लर में नौकरी करने का फैसला किया था और वो हर रोज पार्लर में नौकरी करने जाने लगी थी। मैं अब घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। घर में कहने को तो मेरे पापा साथ होते थे, लेकिन उनका होना ना होना एक ही बात थी। वो ना तो मुझसे बात करते थे और ना ही वो चल फिर पाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा घर में मौजूद ही नहीं हैं। सिर्फ उनका एक एहसास है जो मुझे बता रहा है कि मेरे पापा मेरे करीब हैं।
एक दिन मम्मी के पीछे हमारे पड़ोस में रहने वाली सुनीता आंटी हमारे घर में आ गई थी और उन्होंने जब मुझे रोते हुए देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अब अपनी मम्मी की जगह तुम्हें अपना घर संभालना होगा। तुम्हारी मम्मी तो नौकरी करने के लिए घर से निकल गई हैं। उसे तो तुम्हारी भी फिक्र नहीं है। तुम्हें ही अपने पापा के लिए परहेज का खाना बनाना होगा और इस घर का ध्यान रखना होगा। मैंने सुनीता आंटी से कहा, लेकिन मम्मी तो हमारे ही फायदे के लिए नौकरी करने के लिए गई हैं। उन्होंने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होने से तुम्हारी मम्मी को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलो तुम अपने पापा की सेवा करो, मैं अपने घर जाती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, लेकिन तुम अपनी मम्मी के साथ कहीं भी नहीं जाओगी। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाएं तो तुम उन्हें साफ इनकार कर देना। सुनीता आंटी की बात मेरे तो कुछ समझ नहीं आई थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी। थोड़ी देर के बाद सुनीता आंटी हमारे घर से चली गई थी और मैं घर के काम करने लगी थी। कुछ दिन तो इसी तरह से गुजर गए। मम्मी के पीछे गांव के काफी सारे लोग पापा को देखने के लिए आते जाते थे, इसीलिए मेरा टाइम पास होता रहता था। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो मुझे थोड़े बहुत पैसे दे जाते थे। मैं वही पैसे अपनी मम्मी को दे देती, क्योंकि लोग हम पर रहम खाकर ये पैसे देकर जाया करते थे ताकि इन पैसों से मेरे पापा का इलाज हो सके। रात के टाइम पर जब मम्मी घर आती तो बहुत सारे पैसे लाती थीं। मम्मी के नौकरी करने से हमें बहुत फायदा हुआ था और पापा का इलाज भी चल रहा था, लेकिन पापा को कोई भी फर्क नहीं हो रहा था। डॉक्टर उन्हें जो भी दवाई देते उसका कोई असर पापा को होता ही नहीं था। पापा तो अब और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। वो बस इशारे से कुछ कहने की कोशिश करते, बाकी तो वो जिंदा लाश ही लगते थे। पर मैं हैरान थी कि मम्मी सुबह को पार्लर जाती थी और रात को घर वापस आती थी तो उनके पास ढेर सारे पैसे होते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी मुझे थकान नजर नहीं आती थी। मैं मम्मी से ज्यादा बात नहीं किया करती थी, क्योंकि उनसे बात करने के लिए मेरे पास कोई बात ही नहीं थी और ना ही मम्मी के पास इतना टाइम होता था कि वो घर में रहते हुए मुझसे कोई बात कर सकें। अगले दिन फिर से मेरी मम्मी नौकरी करने के लिए चली गईं और फिर दोपहर के टाइम पर सुनीता आंटी हमारे घर आई थीं। उन्होंने मुझसे कहा, आखिर तुम्हारे पापा बीमार हैं तो ऐसे कब तक चलेगा कि तुम घर में बैठी रहोगी? एक दिन जरूर तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है और तुम्हारे तो एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम पढ़ लिख कर कामयाब बनो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ये पेपर वेस्ट ना करो। सारा दिन तुम अपने घर में रहकर पढ़ाई किया करो और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आया करे तो मुझसे पूछ लिया करो और अगर किसी काम की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लिया करो। तुम्हारे बदले का काम मैं कर दिया करूँगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। तुम किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को खराब मत करो और ना ही अपनी मम्मी की सारी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर उठाओ। ये बात ठीक है कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा की फिक्र है और उनके इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए वो काम करने जा रही हैं, लेकिन बाहर का काम करने के साथ साथ उन्हें अपने घर में भी ध्यान देना चाहिए। अभी तुम ज़्यादा तो बड़ी नहीं हो, सिर्फ 14 साल की ही हो और 14 साल की बच्ची पर कोई इस तरह से घर के काम का लोड तो नहीं डालता। सुनीता आंटी बहुत अच्छी औरत थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी और तो और मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी। इसीलिए रात को जब मम्मी घर आई तो मैं पढ़ाई कर रही थी। पापा को दवाई देकर मैं सुला चुकी थी। मम्मी मुझे देखकर कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा की इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब है और तुम्हें अभी भी पढ़ने की सूझ रही है। अब अपनी माँ की जगह तुम्हें ही तो इस घर में काम करना है। तुम्हारे पिताजी की जगह मैं भी तो नौकरी कर रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें और तुम्हारे पिता का इलाज हो सके। तो क्या तुम घर में रहकर अपने पिता की सेवा भी नहीं कर सकती? लेकिन तुम्हारा ध्यान तो अपने बीमार पिता को छोड़कर पढ़ाई पर ही लगा हुआ है। मम्मी का अंदाज इतना अजीब था कि मैं हैरानी से उनका चेहरा देखती रह गई थी। ना ही मम्मी ने मेरा दुख पूछा था और ना ही उसे बांटने की कोशिश की थी, बल्कि वो तो सीधे मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाह रही थी। फिर मम्मी कुछ सोचते हुए कहने लगी कि तुम्हें सुनीता की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ाई की एडवाइस किसने दी होगी।
अपने घर में सुकून से रहो और अपने पिता की सेवा करो। अगर अपने पापा को जल्द से जल्द ठीक देखना चाहती हो तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। मम्मी की बात सुनकर मैंने इनकार में सिर हिला दिया और कहा कि नहीं, पापा तो बीमार हैं ही, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं, इसीलिए मैं सुबह स्कूल जाऊंगी। मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। मेरी बात सुनकर तो मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो चिल्लाकर मुझे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपनी आवाज़ को दबा लिया और गुस्से भरी नज़रों से घूरती हुई मुझे अपने कमरे में चली गईं। मम्मी के पीछे मैं घर के सारे काम किया करती थी और पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भूल ही गई थी। मुझे पापा की सेवा भी करनी होती थी, उनको टाइम पर दवाइयाँ देनी होती थीं, घर की साफ सफाई और खाना भी बनाना होता था। मम्मी तो सिर्फ सुबह को तैयार होकर घर से निकलती और रात को जब घर आती तो आते ही खाना खाकर सो जाया करती थीं। वो तो पापा को भी पलट कर नहीं देखती थीं। जब से पापा बीमार हुए थे, उन्होंने उनका ध्यान रखना ही बंद कर दिया था और नौकरी पर जाने से तो वो बिल्कुल बदल ही गई थीं। मम्मी का इरादा होता था कि मैं घर में इसी तरह से रहकर नौकरानी की तरह काम करती रहूं। स्कूल जाने का तो मेरा भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन पापा की ख्वाहिश मेरे सामने आ जाती थी। मेरी स्कूल की छुट्टियां भी काफ़ी सारी हो गई थीं। अगले दिन मैं सुबह सुबह जल्दी उठी, अपने पापा को दवाई दी और तैयार होकर स्कूल चली गई थी। लेकिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में थीं। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गईं। कहने लगी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम स्कूल मत जाना, पढ़ लिख कर तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब तुम ही बताओ, तुम पढ़ने जाओगी तो फिर मैं नौकरी कैसे कर सकूंगी? मेरे पास पार्लर से बार बार कॉल्स आ रही हैं। आज मैं तुम्हारी वजह से पार्लर नहीं जा सकी। मम्मी को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी मेरे साथ ये किस तरह का व्यवहार कर रही हैं, जबकि जब पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी तो मम्मी मेरे साथ अच्छी तरह से बातचीत करती थी। मम्मी ने तो गुस्से में मेरा हाथ भी झटक दिया और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर मम्मी को देख रही थी कि आखिर उनको क्या हो गया है। जब मम्मी ने देखा कि मैं बड़े गौर से उन्हें देख रही हूँ तो मम्मी के होश उड़ गए थे। ऐसा लगा जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया है और वो फौरन ही वहाँ से चली गईं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाकर सबसे पहले खुद खाया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मम्मी को भी मेरी फिक्र नहीं थी कि आज अगर वो पार्लर नहीं गई थीं तो वो मेरे लिए खाना भी तो बना कर रख सकती थीं, पर वो तो मुझसे बात करने के बाद दोबारा से पार्लर जा चुकी थीं। वो पैसे तो काफ़ी सारे कमा कर ला रही थीं, लेकिन अभी तक पापा को अच्छे अस्पताल लेकर नहीं गई थीं। एक डॉक्टर था जो घर पर आकर मेरे पापा का इलाज कर जाता था। बस मेरी मम्मी उसी को पैसे दिया करती थी। ये कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था, ये तो छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर था। शाम के टाइम पर मैं सुनीता आंटी के घर गई और अपने पापा का ध्यान रखने के लिए मैंने सुनीता आंटी के छोटे बेटे को हमारे घर पर भेज दिया था। मैंने घर जाकर सुनीता आंटी को सब कुछ बता दिया था। सुनीता आंटी ने कहा कि तुम्हें परेशान नहीं होना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मम्मी बहुत लापरवाह हो गई हैं, उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने पापा का सपना पूरा करना है। तुम जानती हो मेरे घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अगर मेरे घर के हालात अच्छे होते तो मैं तुम्हारे पिता को इस बीमारी से बचा लेती और उनका इलाज भी करवा देती, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह समझा है। वो मेरे भाई तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरा हर परेशानी में साथ दिया है, इसीलिए मेरा भी हक बनता है कि मैं उनका साथ दे सकूं। पर क्या करूं, मैं उनका साथ चाहकर भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद इतनी दौलत नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकूं। सुनीता आंटी ने कहा, बेटी, लेकिन तुम्हें ही अब अपने पापा की सेवा करनी होगी। एक तरफ तुम उनकी सेवा भी करो और दूसरी तरफ अपने पापा के सपने को पूरा भी करती रहो। लगातार तुम स्कूल जाती रहो। इस तरह घर बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा और तुम फेल हो जाओगी। लेकिन सुनीता आंटी ने साथ ही साथ मुझे ये भी कहा था कि तुम कभी भी अपनी मम्मी के कहने पर उनके साथ कहीं भी मत जाना। मुझे याद आता था कि पापा भी मुझे यही कहा करते थे कि कभी भी अपनी मम्मी के साथ कहीं मत जाना। मैं हर दिन स्कूल जाने लगी थी और दोपहर के टाइम स्कूल से घर आई थी।
अब तो मैं अकेले ही स्कूल से आती जाती थी। मेरी मम्मी अब मुझसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थीं, क्योंकि मैंने उनका कहना नहीं माना था। एक दिन वो मेरे करीब आईं और कहने लगीं, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तुम खुद ही दिमाग लगाकर सोचो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, वो तुम्हारे पिता को ठीक करने के लिए ही तो कर रही हूँ। भला कौन औरत ऐसी होती है जो अपना चैन सुकून खराब करे और पार्लर पर जाए? अच्छा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो फिर तुम कल मेरे साथ पार्लर चलना और देखना कि वहां पर मैं कितनी मेहनत से काम करती हूँ। ये सब कुछ मैं किस लिए कर रही हूँ? ताकि मैं तुम्हारे पापा को पहले जैसा ठीक कर सकूं और हमारे घर के हालात भी धीरे धीरे बेहतर हो जाएं। तुम्हारे पापा के लिए मैं एक नर्स का इंतजाम करवा देती हूँ। वो तुम्हारे पापा का काम कर दिया करेगी। और घर के काम का क्या है, वो हम दोनों माँ बेटी रात को आकर मिलकर कर लिया करेंगे। तुम मेरे साथ पार्लर चलो, मैं तुम्हें पार्लर का काम सिखा दूंगी। थोड़े बहुत पैसे तो तुम भी कमा लोगी। इसी तरह से हमारे पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और जल्द से जल्द हम तुम्हारे पापा को शहर लेकर चलेंगे और शहर के बड़े डॉक्टर से तुम्हारे पापा का इलाज करवाएंगे। और ऐसा हमारे लिए तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास ज़्यादा पैसे हों। मैं तो तुम्हारे पापा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। अगर इसमें तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कल से तुम मेरे साथ चलना। मम्मी की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि वो पापा की ऐसी हालत पर बहुत अफसोस कर रही थीं। मुझे मम्मी की कही हुई सारी बातें बिल्कुल ठीक लग रही थीं। मैंने अपनी मम्मी को गले से लगाया और खूब रोने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैंने आपका कहना नहीं माना। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं कल आपके साथ पार्लर चलूंगी और अपने पापा के लिए पैसे कमाऊंगी। सारी रात मुझे इसी टेंशन में नींद नहीं आई थी कि मैं अब धीरे धीरे अपनी मम्मी को गलत समझने लगी थी। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, वो ये सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रही हैं। दिन निकला तो जल्दी ही मैं मम्मी के साथ पार्लर चली गई थी। मम्मी ने रास्ते में मुझे कहा था कि तुमने इस बारे में सुनीता को तो नहीं बताया है? मैंने मम्मी से कहा, नहीं, मैंने सुनीता आंटी को कुछ नहीं बताया। मम्मी ने कहा, अच्छा हुआ तुमने नहीं बताया, वरना वो तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें डाल देती और फिर तुम मेरे साथ नहीं जाती। ये सुनीता भी ना, सिर्फ इसका काम लोगों के मामलों में टांग अड़ाना ही है। मैं अपनी मम्मी के साथ उनके पार्लर पहुंच गई थी, लेकिन पार्लर के अंदर जाते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये बाहर से तो देखने में पार्लर था, पर अंदर से ये बहुत ही गंदी जगह थी, जहाँ पर बहुत सारी औरतें थीं और उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए थे और अजीब तरह के गाने भी बज रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी ने वहां ले जाते ही मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, पर एक औरत से कहा कि अब ये तुम्हारे हवाले हो गई है। मेरा पति तो सिर्फ 2-3 दिन का ही मेहमान है, उसके बाद मैं भी यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट हो जाऊंगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर के मैं तो हैरान रह गई थी। वो औरत मेरी मम्मी से बात करने लगी कि अब तू अपने काम पर लग जा, इसे मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। उस औरत ने मुझे एक आदमी के हवाले कर दिया। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था। मैं चीखने लगी। मैं जोर जोर से मम्मी को आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मेरी मम्मी तो मुझे इग्नोर करती हुई वहाँ से जा चुकी थी। वो शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। यहाँ पर एक आदमी ने मुझे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया और वो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और परेशान हो रही थी। अब मुझे अपने पापा की कही हुई बातें याद आ रही थीं कि कभी भी अपनी मम्मी के साथ कहीं पर मत जाना, लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि अपनी मम्मी की बातों में आकर यहाँ तक आ गई थी। मैं समझ गई थी कि ये कोठा है और यहाँ पर मेरी इज्जत नीलाम होने जा रही है, पर शायद मेरे पापा के आशीर्वाद का ही असर था कि तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस ने वहाँ के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और पुलिस वालों को यहाँ तक कोई और नहीं बल्कि सुनीता आंटी ही अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर लेकर आई थीं। मैंने जैसे ही सुनीता आंटी को वहाँ देखा तो मैं उनके गले से लगकर खूब रोने लगी थी। मैंने कहा, अच्छा हुआ सुनीता आंटी आप यहाँ आ गईं। मम्मी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगी, मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पुलिस मेरी मम्मी के साथ साथ वहाँ के बाकी सारे लोगों को भी अरेस्ट करके ले जा चुकी थी। सुनीता आंटी मुझे घर ले आईं। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, रो रही थी।
सुनीता आंटी ने मुझे हिम्मत दी, कहा कि अब कुछ नहीं होगा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने कहा कि ये औरत तुम्हारी मम्मी नहीं है। इस औरत ने तुम्हारी परवरिश जरूर की है, पर तुम्हें जन्म नहीं दिया है। दरअसल तुम्हारे पापा की शादी एक बहुत ही संस्कारी औरत के साथ हो गई थी, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उन्हें कैंसर की बीमारी थी। उनके घर वालों ने ये बात तुम्हारे पापा को नहीं बताई थी। फिर तुम पैदा हुई। तुम्हारे पैदा होने के 3 महीने बाद ही तुम्हारी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तुम बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हारी परवरिश के कारण एक औरत से शादी कर ली। और अभी 1 साल पहले तुम्हारे पापा को जब ये बात पता चली कि जिस औरत से उन्होंने शादी की थी वो औरत कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि वो तो एक कोठे पर रहने वाली औरत है, जिसने तुम्हारे पापा से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि वो आम लोगों के बीच रहकर अपने इस काम को अंजाम दे सके। जिस दिन तुम्हारे पापा को ये बात पता चली, उसी दिन से तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र हो गई और उन्होंने अपनी पत्नी को साफ साफ कह दिया कि वो खुद जैसी भी है, पर अपनी पत्नी का बुरा असर वो कभी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देंगे। इसीलिए उन्होंने पिछले 1 साल से तुम पर तुम्हारी मम्मी के लिए रोक टोक लगाई है, क्योंकि पिछले 1 साल पहले ही उन्हें सच्चाई के बारे में पता चला है। इतने साल तुम्हारे पापा ने अनजान बनकर गुजार दिए। वो तुम्हारा भला चाहते थे। तुम्हारे पापा ने मुझे ये बात बता दी थी और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखा करूं और हमेशा उनकी पत्नी पर नजर रखूं। जब से तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई है, तब से मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। सुबह जब तुम अपनी मम्मी के साथ जा रही थी, तब मैंने तुम्हें उसके साथ जाते हुए देख लिया था और मेरा दिल कह रहा था कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे को साथ लेकर तुम लोगों का पीछा करने लगी। जब वहां जाकर मैंने देखा कि ये कोई पार्लर नहीं, ये तो कोठा है, तो फिर मैंने सोचा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसलिए मैंने फौरन पुलिस को कॉल की और मौके पर पुलिस ने आकर तुम्हें बचा लिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारी जिंदगी से बहुत बड़ी परेशानी निकल गई है। बस अब तुम्हें अपने पापा की परेशानी को दूर करना है। सुनीता आंटी ने मुझे बचा लिया था। मेरी मम्मी मेरे पापा का कोई इलाज नहीं करवा रही थी। वो तो झोला छाप डॉक्टर था जो मेरे पापा को सिर्फ नॉर्मल सी दवाई दे जाता था। एक रात मेरे पापा जब सोए तो सुबह उनकी आंख ही नहीं खुली। मेरे पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुआ था। आखिरकार बीमार भी तो वो हो गए थे। मैं अपने पापा की मौत पर इतना ज्यादा रोई थी और अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। मैंने जैसे तैसे इंटर कर लिया और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। मेरा यहाँ तक साथ सुनीता आंटी ने दिया था, क्योंकि वो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके बेटे जो भी कमा कर लाते थे वो उससे मेरी फीस जमा कर दिया करती थी। सुनीता आंटी को मैं बहुत पसंद थी। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मेरी जॉब लग गई थी। सुनीता आंटी ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के साथ कर दिया और अपने बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी थी। मैं अपने पति, अपनी सास के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन बस मुझे अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि जिस औरत ने मुझे सारी जिंदगी माँ बनकर पाला वो मेरी माँ नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो मुझे बर्बाद कर देना चाहती थी। मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी में और उस औरत को खुद ही उसके किए की सजा भगवान खुद देगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।